बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे लेसन नंबर 30 मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। ये मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है, ये बेसिकली हमें रिलेशनशिप बताता है नॉमिनल एक्सचेंज का और इकोनॉमी आउटपुट का। दूसरे लफ्ज़ों में देख लें हमने प्रीवियस जो मॉडल पढ़ा ISLM मॉडल, ये उसी की एक्सटेंशन है। उसके अंदर हमने इंटरेस्ट रेट को पढ़ा था और विद इन कंट्री जो है, जो मुल्क की जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर की डिस्कशन हम कर रहे थे और सिंगल करेंसी की बात कर रहे थे। अब मंडे फ्लेमिंग मॉडल जो है, ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की, यानी कि इंटरनेशनल डिस्कशन की के बारे में बात करेगा। ISLM मॉडल को ही हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट और इकोनॉमी आउटपुट के हवाले से बात करेंगे। उसीलिए हमारे यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। वाई बेसिकली हमारी आउटपुट है, और ये आउटपुट किसी चीज़ से शामिल है। इसमें सी है कंजम्पशन, वाई माइनस टी, यानी कि जो हमारी इनकम है उसमें टैक्स माइनस। अब ये इनकम समझ लें या इसको आउटपुट समझ लें, दोनों सेम सिंबल है, एक दो चीज़ों का एक ही सिंबल है, यानी कि आउटपुट माइनस टैक्स है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रिलेशनशिप ऑफ आर है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट। ई स्टैंड फॉर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी पर यूनिट डोमेस्टिक करेंसी। जी, फॉर एग्जांपल 110 येन पर डॉलर, या आप कह लें कि डॉलर 284 रुपीज पर डॉलर। ठीक है। द IS कर्व इज ड्रॉन ऑफ गिवन आर। IS कर्व एज इट इज हमारा, बेशक हम आर ले लें या एक्सचेंज रेट ले लें, ये जो आर है हमारा, हमने वाई एक्सिस पर एक्सचेंज रेट लिया और एक्स एक्सिस पर अपना आउटपुट लिया, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप है, और ये एज इट इज रहता है डाउनवर्ड। आप किसी भी सिचुएशन में चले जाएं, ये IS कर्व जो हमारा, ये डाउनवर्ड स्लोप ही होगा। आगे हमारा LM कर्व की इक्वेशन जो आती है वो M/P इज इक्वल टू L इंटू आर स्टार, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ आर मल्टी एंड वाई। LM कर्व, अब LM कर्व जो है वो भी एज इट इज जिस तरह पहले भी था, कि ये कांस्टेंट है, वर्टिकल है, ठीक है, वाई एक्सिस के। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करें तो जो हमारा एक्सचेंज रेट है, जहाँ पे ये LM और IS आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारा एक्सचेंज रेट है, जिस तरह के प्रीवियस मॉडल के अंदर हमारे पास यहाँ पे R होता था। नेक्स्ट आ जाए जी, फ्लोटिंग एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। इसको थोड़ा सा जरा ध्यान से सुन लें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा डिस्टर्ब ना करे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है कि जो एक्सचेंज रेट विद सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, या करेंसी की वर्थ और करेंसी की वैल्यू के हवाले से ये एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन हो, उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। सिंपल सी है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का डेली एक्सचेंज रेट चेंज होता है, जो माइनर चेंजिंग है ये नहीं आ रही, जो प्रॉपर चेंजिंग होती है, जिस तरह की कभी, जिस तरह डॉलर हमारा 300 पर भी चला गया और फिर अब नीचे 284 तक आया है, तो ये उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के होते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट वो होता है कि हम अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देते हैं, एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट हमारा होता है, उसी वही एक्सचेंज रेट पर्टिकुलर चलता रहता है। हमारी करेंसी ग्रो करे, डेप्रिसिएट हो, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसीज में कोई तब्दीली आए, हमारे एक्सचेंज रेट में कोई तब्दीली नहीं आती। आजकल मौजूदा सूरत हाल है, 2018 की बात कर लें और आजकल 2025 की बात कर लें। 2018 में भी हमारा डॉलर जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया, 140 तक गया, और फिर उसको नीचे लाके 120 प्लस हो गया, फिर उसे नीचे लाके 99 पे स्टैटिक किया गया। वो भी फिक्स एक्सचेंज रेट था कि उसमें डॉलर खरीदो बंदी लगाई, फिर स्टेट बैंक इन्वॉल्व हुआ कि उन्होंने फॉरेन करेंसी को और डोमेस्टिक करेंसी को तवाज़न में रखा था कि एक्सचेंज रेट चेंज ना हो। ये फिक्स एक्सचेंज रेट के एग्जांपल्स हैं। इसमें लिटिल बिट फ्लोटिंग होता है और बाकी फिक्स चल रहा होता है। आजकल भी सेम सिचुएशन है कि अप्रोक्सीमेट 284 के राउंड अबाउट जो है एक्सचेंज रेट को स्टैटिक किया गया है, तो ये फ्लोटिंग, लिटिल बिट फ्लोटिंग है और बाकी फिक्स एक्सचेंज रेट चल रहा है। ठीक है जी। इक्वेशन यहाँ भी वही है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं की हुई। नेक्स्ट आ जाए लेसन्स अबाउट फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी की टर्म आई है, सबसे पहले तो हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी कहते हैं कि जो पॉलिसी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इन एक्सचेंज रेट को या दूसरे मामलात को हैंडल करने के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट जारी करती है, उसे फिस्कल फिस्कल पॉलिसी कहते हैं।
इसके बारे से आगे हम एक और पॉलिसी पढ़ेंगे जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। इंशाल्लाह आगे आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बल्कि आगे क्या यही लिखी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कहलाती है कि जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक जो है पेश करता है, इंटरेस्ट रेट, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी और डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट, इनके लिए जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक जारी करता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अब एक टर्म ऊपर लिखी हुई है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फिस्कल पॉलिसी क्राउड्स आउट इन्वेस्टमेंट बाय कॉजिंग द इंटरेस्ट रेट टू राइज। जी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बेसिकली होता है कि इसके अंदर ना गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बेजा इंक्रीज कर लेती है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। अब देखिए आजकल आपके सामने हालात है, ये अगस्त 25 की बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टाइम भी लिखा हुआ है। अब इसमें आजकल हमारी गवर्नमेंट ने एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं, हाई लेवल की करप्शन चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये हाई लेवल के चले करप्शन की बात हम नहीं करते, लेकिन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो जितने भी ये एम एन एम पी एज हैं, इन्होंने अपनी कई कई 500-600% अपनी सैलरीज को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो ये बेजा एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जो लोअर तबका है, ये जो बिजनेसमैन है, उस पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। जब उसका प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही है, इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड इंक्रीज इन द मनी शिफ्ट एलएम कर्व राइट बिकॉज वाई मस्ट राइज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। जी, जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली इनकम राइज कर जाती है। आप देखें ना, जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो हमारी आउटपुट भी इंक्रीज होगी, और जो मनी वो इनकम लेवल है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी ना, तो इनकम लेवल इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली जो एलएम कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इस सेम इशू आईएस कर्व के साथ होगा। ये जी हमारे पास एक टर्म है क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी की। स्मॉल ओपन इकोनॉमी के क्लोज इकोनॉमी में मनी इंक्रीज कर रही है, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर रहा है, सर्कुलेशन मनी इंक्रीज कर रहा है, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, और अल्टीमेटली आउटपुट इंक्रीज हो रही है। सेम स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर है कि इंटरेस्ट रेट की जगह एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर रहा है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, और आउटपुट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आएंगे हम, हमारे पास मंडेल फ्लेमिंग मॉडल है, ट्रेड पॉलिसी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ट्रेड पॉलिसी क्या होती है कि जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसको ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। अब देखिए हमारे कॉन्सेप्ट, जनरल जो कॉन्सेप्ट है कि जी इंपोर्ट्स को अगर कंट्रोल कर दिया जाए, इंपोर्ट कोटा मुकर्रर कर दिया जाए, या इंपोर्ट्स को डिक्लाइन किया जाए, तो उससे हमारा ट्रेड पॉलिसी या टैरिफ जो है, या जो ट्रेड डेफिसिट है वो कंट्रोल हो जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपका चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। होता बेसिकली क्या है कि जब हम इंपोर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट से वाबस्ता लोगों को भी उनका रोजगार मिलता है। फिर क्या होता है कि हमारी करेंसी जो है वो स्टेबलाइज रहती है, हम उसी लिहाज से एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट्स रिड्यूस करते हैं तो अल्टीमेटली इंपोर्ट रिड्यूस करने की वजह से हमारी अगर करेंसी स्ट्रांग होगी तो स्ट्रेंथन होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन कर जाएंगी। ठीक है, import recession can reduce trade deficit even though net exports is unchanged, there is less trade। हमारी इंपोर्ट्स अच्छा, वो कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स अगर चेंज ना भी हो तब भी हमारी ट्रेड चूंकि कम हो गई, तो ट्रेड रिसेशन रिड्यूस इंपोर्ट्स, ट्रेड इंपोर्ट्स एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन रिड्यूस एक्सपोर्ट्स। हाँ, वही बात आ गई कि आप एक्सपोर्ट्स बे ना करें लेकिन स्टिल एक्सपोर्ट्स जो है रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास जो है आगे आ जाए, फिक्स एक्सचेंज रेट्स की बात करेंगे। अंडर अ सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट्स, कंट्रीज सेंट्रल बैंक स्टैंड्स रेडी टू बाय और सेल द डोमेस्टिक करेंसी और फॉर फॉरेन करेंसी एट द प्री डिटरमाइंड रेट। वही बात आ गई ना कि पहले से रेट डिसाइड होता है। सेंट्रल बैंक जो है, अब जी जो एक्सचेंज रेट है ये भी सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी होता है ना डेली बेस पे। तो
जो सेंट्रल बैंक है वो डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसी को बाय या सेल जो है वो एक प्री डिटरमाइंड रेट पर कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन फिक्स एक्सचेंज रेट। वो बात कर रहा है जी हमारा अगर एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो ग्रेटर होगा फिक्स एक्सचेंज रेट से। ये उसने कहा जी ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट है, ये सॉरी ये उसने लिखा हुआ है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट है और ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। तो ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो लोअर है, या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फिक्स एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट बात करेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट लेस देन फिक्स एक्सचेंज रेट। अगर हाँ, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हायर है, ग्रेटर है फिक्स एक्सचेंज रेट से, तो जो हमारा एलएम कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और इसके वाइस वर्सा एलएम कर्व इनवर्ड शिफ्ट होगा। यानी कि लेफ्ट साइड ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आगे फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट हमारा फिक्स्ड होता है, अल्टीमेटली हमारी अगर इनकम लेवल चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा आईएस कर्व जो है वो भी और एलएम कर्व दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। दैट्स इट। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। बात करते हैं एन इंक्रीज इन एम वुड शिफ्ट एलएम राइट एंड रिड्यूस ई। ठीक है जी, वही बात आ गई कि इनकम लेवल चेंज होगा तो वो हमारा एलएम का जो राइट शिफ्ट है, ये ऊपर वही बात उसने की है, नीचे लदा कर रहा है। तो हम इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस की बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट दो होते हैं, एक तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है और एक जो है एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट होता है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। द रिस्क इज द कंट्रीज बारो विल डिफॉल्ट ऑन देयर लोन रिपेमेंट बिकॉज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल। अच्छा, कंट्री रिस्क क्या होता है कि जब कोई कंट्री लोन ले और फिर इस काबिल ना हो कि उस लोन को रीपे कर सके, तो वो कंट्री रिस्क कहलाता है। आगे बात करेंगे एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंज। इफ द कंट्रीज एक्सचेंज रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, देन इट्स बोरोवर्स मस्ट पे हायर इंटरेस्ट रेट। अब देखें ना, एक्सचेंज रेट डॉलर जो है वो 284 की वजह से 300 पे चला जाए, तो जो बाहर से एक बंदे ने $10,000 की चीज़ मंगवाई है, तो उसने वो तकरीबन 28,40,000 देना है, वो 28,40,000 उसके 30 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे 1,60,000 इजाफी देना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट फॉल कर गया। इससे जो है अल्टीमेटली करेंसी जो है डेप्रिसिएट होती है। फिर बात करेंगे जी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन क्यू, नहीं ये हो गई, ये आते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन क्यू। द फॉल इन एक्सचेंज रेट इज इनिशिएटिव एंड इंक्रीज इन कंट्री रिस्क और एन एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन मेक होल्डिंग कंट्रीज करेंसी लेस अट्रैक्टिव। अब जो कंट्री डेप्रिसिएट हो रही है तो अल्टीमेटली उसकी करेंसी लेस अट्रैक्टिव होती है। ठीक है। अब देखें आप कुवैती दिनार की बात कर लें, स्ट्रॉन्ग करेंसी है। ओमानी दिरहम या ओमानी रियाल है, शायद ओमानी रियाल है, उसकी बात कर लें, स्ट्रॉन्ग कंट्री करेंसी है। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स जापानीज येन जो है वो करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो कंट्री स्ट्रॉन्ग है। तो ये लेकिन इसके बरक्स अब उसकी बात कर लें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आएंगे जी मंडेल फ्लेमिंग मॉडल, 3 मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम मंडेल फ्लेमिंग मॉडल पे बात करते हैं। व्हाई इनकम माइट नॉट राइज, इनकम क्यों इंक्रीज नहीं होती। द सेंट्रल बैंक में ट्राई टू प्रिवेंट डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। अब डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने की वजह से मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक जो है रिड्यूस कर देता है। अब डेप्रिसिएशन माइट बूस्ट द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एनफ टू इंक्रीज द प्राइस लेवल। उस अगर डेप्रिसिएशन हो जाए तो जो इंपोर्ट्स है उनका प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा। कंज्यूमर में रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज रिस्क बाय होल्डिंग मोर मनी। अब अगर कोई बंदा मनी होल्ड करता है तो वो रिस्क में आ जाएगा। इन वजूहात की बिना पर जो है जो इनकम राइज नहीं करती। ठीक है, यानी चाहे कह लें कि आउटपुट राइज नहीं करती, इनकम और आउटपुट सेम है ना। अच्छा जी, कुछ आर्गूमेंट्स पे बात करेंगे फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट की। खैर आर्गूमेंट हमारे काम के नहीं है, टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी सेम ये वही जो स्टार्ट में हमने पढ़ी थी, ये वही है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ई है।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ई है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलेंगे। जी, 3 4 मॉडल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।